हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करेंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव लोड क्या है और इसका पावर फैक्टर पर क्या इम्पैक्ट आता है, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। जो हम कैपेसिटर लगाते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, उसका साइज सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैपेसिटर को हम डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ पर लगाते हैं, एपीएफसीआर रिले और कैपेसिटर बैंक का वायरिंग डायग्राम कैसे करते हैं और एपीएफसीआर की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से। पावर फैक्टर जो होता है वो होता है रियल पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। रियल पावर हमारी होती है किलोवाट और अपेरेंट पावर होती है केवीए। या इसकी डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोस का एंगल होता है उसको पावर फैक्टर कहते हैं। इसमें बेस में हमारा 1 किलोवाट रहता है, लेंथ में जो रहता है वो केवीआर रहता है और हाइपोटेन्यूज जो रहता है केवीए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बनता है जिसमें केवी इक्वल टू किलोवाट स्क्वायर प्लस केवीआर का स्क्वायर। तो पावर फैक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो लोड रहता है रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पावर फैक्टर को लीडिंग लैगिंग करता है उसमें इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड का काफी योगदान रहता है। तो सबसे पहले हम रजिस्टिव लोड के बारे में जानते हैं। रजिस्टिव लोड जो रहता है वो बल्ब का लोड, जो हमारा बल्ब रहता है, हीटर, ये सब रजिस्टिव लोड में रहते हैं। जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस रजिस्टिव लोड के लिए, सपोज करो हमने 415 वोल्ट अप्लाई किया यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होगा और ये करंट है सपोज करो 241 एम्प्स। तो हमने बेसिकली वोल्टेज अप्लाई की और करंट यहाँ पर, ये इसने करंट वोल्टेज से लिया तो ये वोल्ट एम्प हो गए, वीए हमने अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर पावर जनरेट होती है, पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज हमारी है 415 और करंट है 240। तो ये 1,00,000 वीए के बराबर हो जाएगा, मतलब 100 वीए। तो वोल्टेज जो हमने अप्लाई की वो 100 वीए अप्लाई की और पावर जो जनरेट हुई वो हुई 100 किलोवाट। तो ये हमारा रजिस्टिव लोड है। जितनी हमने पावर लगाई वो और जो करंट हुआ वो एक ही करंट ने वोल्टेज को फॉलो किया। जैसे ये वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं, ये वोल्टेज साइन वेव की फॉर्म में होती है, 0 से शुरू हुई, फिर 90 डिग्री पे पीक पे गई, 180 पे फिर से 0 पे आई, 270 पे ये हमारी बॉटम में पीक पे जाएगी और 360 पे फिर से ये 0 पे आ जाएगी। तो ये वोल्टेज है। अब रजिस्टिव लोड में क्या रहता है कि करंट भी 0 से शुरू होगा और 90 डिग्री पे जब ये जाएगा तो ये पीक पे जाएगा, फिर 180 डिग्री पे ये 0 पे आएगा, जैसे वोल्टेज 0 पे आई, 270 पे फिर से ये बॉटम में पीक पे जाएगा और 360 पे फिर से ये 0 पे आ जाएगा। तो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई की, करंट भी सेम पाथ फॉलो करता है, वोल्टेज के साथ साथ करंट भी चलता है। क्योंकि रजिस्टिव लोड में ना तो कोई मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है और ना ही कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टोर होता है। जैसे इंडक्टिव लोड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है और कैपेसिटिव लोड में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होता है। तो जो पावर हमने वोल्टेज अप्लाई की और करंट रजिस्टिव लोड ने लिया तो ये वीए अप्लाई हो गया। वीए, ये वीए है 1,00,000। अगर इसको इससे 1,00,000 वीए, या इसको 100 केवीए बोल सकते हो। तो 100 केवीए हमने अप्लाई किया क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में है, सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं। अगर यहां से वेव फॉर्म में देखे, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है,
कोई भी फेस एंगल नहीं है, तो इनका सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है वोल्टेज इनटू करंट। तो जितना केवी अप्लाई किया उतना ही किलोवाट रेजिस्टिव लोड में हमारा पावर के उसमें लेगा। अगर यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ एंगल होता तो ये वोल्टेज इनटू करंट और इस एंगल का भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर इसमें मल्टीप्लिकेशन में आता। बट क्योंकि यहाँ पर एंगल 0 है, वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा जितना भी ये हमने लगाया उतना ही किलोवाट जनरेट हुआ। तो रेजिस्टिव लोड में हमने 100 केवीए लगाया और जो पावर कंज्यूम की वो 100 किलोवाट। तो यहां पर केवीए इक्वल टू किलोवाट, क्योंकि हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और करंट अप्लाई करते हैं, जो पावर जनरेट होती है उसके बाद जो पावर कंज्यूम होती है उसको लेते हैं किलोवाट में। जो हमारा इंडक्टिव लोड रहता है वो हमारा मोटर का और ट्रांसफॉर्मर का रहता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जैसे कि ये मैं कोई कॉइल ले लेता हूं, इसमें भी मैं सेम ऐसे ही 415 वोल्ट अप्लाई करता हूं और सपोज करो ये भी करंट 241 लेगी, तो यहां पर जो वोल्ट पावर रहेगी दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, और दूसरा यूजफुल वर्क के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा इंडक्टिव लोड है, ये मोटर है, तो मोटर में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उसके बाद हमारी जो शाफ्ट है वो रोटेट करेगी। अगर इस मोटर को मैं किसी शाफ्ट के साथ अलाइनमेंट कर रहा हूँ, शाफ्ट के साथ जोड़ रहा हूँ, तो वो शाफ्ट को ये रोटेट करा देगा। और पानी उठाने के लिए अगर कर रहा हो तो इंपेलर पानी को पिकअप करेगा, और पानी चढ़ाने के लिए भी मोटर का यूज करते हैं। तो ये यूजफुल वर्क जो शाफ्ट के थ्रू होगा, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो यूजफुल वर्क में आएगा। तो इट मींस ये जो वोल्टेज है, यहां पर भी करंट हम सेम ले लेते हैं और यहां पर वीए हमने 100 केवीए सपोज करो अप्लाई किया, जैसे रेजिस्टिव लोड में अप्लाई किया था। बट यहां पर दो पार्ट में ये पावर कंज्यूम होगी, एक केवीआर में और एक ये किलोवाट में। क्योंकि केवीआर इसलिए जनरेट करता है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है इस कॉइल में। जो इंडक्टिव कॉइल है, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर रहेगा इसमें। मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होने से बैक ईएमएफ इंड्यूस होती है और बैक ईएमएफ करंट का विरोध करती है, जिससे कि करंट हमारा वोल्टेज से पीछे रह जाता है। यहाँ पर रेजिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में चलते हैं, बट यहाँ पर ये वोल्टेज है 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे पीक पे, 180 डिग्री पे फिर से 0 पे, 270 पे बॉटम में पीक पे जाएगी और फिर 360 पे फिर से 0 पे। बट करंट हमारा ये जो करंट शुरू होगा इसके बाद से शुरू होगा। ये वोल्टेज यहाँ शुरू हुई, यहाँ पर करंट शुरू हुआ। ये 90 डिग्री पे पीक पे गया, बट इसके बाद ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये 90 डिग्री के बाद पीक पे जाएगा और फिर से 0 पे भी ये करंट वोल्टेज के बाद आएगा। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है जो स्टोर हो रहा है, यहाँ पर बैक ईएमएफ इंड्यूस होगी। बैक ईएमएफ इंड्यूस होने से एज पर लेंजेज लॉ ये वो करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का विरोध करती है, जो करंट का विरोध करते हैं, जिससे करंट हमारा वोल्टेज से पीछे रह जाता है। ये हमारा इंडक्टिव लोड है, हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 415 वोल्ट। सपोज करो करंट जो ये ले रहा है वो 241 एम्प्स है, तो हमारा केवीए बन जाएगा 100 केवीए। यहाँ पर जो ये 100 केवीए जो ये वोल्टेज और एम्पियर लेगा हमारा इंडक्टिव लोड, दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। एक मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये केवीए एआर जनरेट कर रहा है, और जो एक्चुअल वर्क होता है, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो किलोवाट में होगा। जो शाफ्ट को रोटेट करेगा, पंप की शाफ्ट को घुमाएगा पानी उठाने के लिए या कुछ भी यूजफुल वर्क के लिए जो मोटर का हम यूज करते हैं, वो
इस पार्ट से, किलोवाट वाले पार्ट से वो उसको फुलफिलमेंट करता है। तो यहाँ पर हमारी VA जो KVA हमने अप्लाई किया वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, किलोवाट और KVAR में। अब हम इस डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा किलोवाट है। KVAR 90 डिग्री पे लीड करेगा और इन दोनों का वेक्टर सम होगा KVA, क्योंकि हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज और करंट, यानी वोल्ट और एम्प, क्योंकि इसका बड़ा यूनिट हम ले लेते हैं KVA। ये जब हमने अप्लाई किया 100 KVA, तो यूजफुल वर्क यानी कि एक्चुअल वर्क जो रहता है किलोवाट, और यहाँ पर रिएक्टिव कंपोनेंट जो रहता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, वो रहता है KVR। अब हमें KVR को निकालना है कि कितना KVR ये हमारा इंडक्टिव लोड लेगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा लेंथ और हाइपोटेन्यूज हम जब लेते हैं, मतलब लेंथ है हमारी KVAR और हाइपोटेन्यूज है 100, तो ये होता है साइन एंगल थीटा जो भी है। तो यहां पर KVR आ जाएगा हमारा 100 इंटू साइन थीटा, और किलोवाट ये बेस है, बेस और हाइपोटेन्यूज को लेंगे, बेस है हमारा किलोवाट, हाइपोटेन्यूज है KVA। ये फार्मूला होता है कोस फाई एज पर राइट एंगल ट्रायंगल का, किलोवाट बाई KVA इक्वल टू कोस थीटा है, और यही पावर फैक्टर होता है। तो किलोवाट हमारा आएगा KVA है 100 और ये कोस फाई। अब हम KVR निकालेंगे। सपोज करो ये एंगल 15 डिग्री का है, जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल है ये 15 डिग्री का है। तो 100 इंटू साइन 15, ये होता है 0.25, ये बन जाएगा 25 KVAR। तो KVAR वाला कंपोनेंट आ गया 25। अब किलोवाट वाला कंपोनेंट हम निकालते हैं 100 इंटू कोस 15। कोस 15 की वैल्यू होती है 0.97, तो किलोवाट आ गया 97 किलोवाट, तो यहां पर आया 97। तो रेजिस्टिव लोड में ये पूरा का पूरा KVA हमारा किलोवाट में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब जब रेजिस्टिव लोड था तो किलोवाट वाज इक्वल टू KVA, मतलब 100 ही किलोवाट थे और 100 ही KVA थे। बट इंडक्टिव लोड में क्या हुआ, जो हमने वोल्टेज और करंट अप्लाई किया 100 KVA का, उसमें से 97 किलोवाट गए और 25 KVR, क्योंकि इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो इसके इक्विवेलेंट ही आएगा, जैसे KVA इक्वल टू एज पर राइट एंगल ट्रायंगल किलोवाट स्क्वायर प्लस KVAR, किलोवाट 97, KVR 25। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 100 ही आएगा। तो इंडक्टिव लोड ने रिएक्टिव लोड लिया, रिएक्टिव KVR लिए, और एक्चुअल वर्क के लिए किलोवाट लिए। तो यहां पर दो कंपोनेंट में मेरा KVA जो अप्लाई करते हैं वो डिवाइड हो जाता है दो कंपोनेंट में। तो जब लोड इंडक्टिव रहता है तो 97 किलोवाट ही यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टॉर्क जो मोटर में प्रोड्यूस होगा वो 97 किलोवाट के इक्विवेलेंट रहेगा। अब हम कैपेसिटिव लोड में अगर लेते हैं वोल्टेज
415, करंट सेम 241। ये कैपेसिटिव लोड में अप्लाई करते हैं। तो कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होने से यहाँ पर क्या होगा कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का विरोध करेगा। वोल्टेज हमारी पीछे रह जाएगी, करंट हमारा वोल्टेज से आगे निकलेगा। तो कैपेसिटिव लोड में क्या होता है कि सेम ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होता है। मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन स्टोर हो रहे हैं। यहाँ पर स्टोर होने से यहाँ भी सेम बिहेवियर ही रहता है कि किलोवाट 97 केवीआर। बट ये यहाँ पर वोल्टेज हमारी पीछे रहेगी, करंट लीड करेगा, तो इसको लीडिंग पावर फैक्टर बोलेंगे कैपेसिटिव लोड में। यहाँ पर हमारा केवीआर ले रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को केवीआर चाहिए, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टोर चार्ज होने से ये सोर्स को केवीआर दे रहा है। तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव में डिफरेंस यही रहता है कि ये केवीआर लेता है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है। यहाँ पर कैपेसिटिव में इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है, तो ये केवीआर सोर्स को देता है। तो ये दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं। सपोज करो ये इंडक्टिव लोड है 1000 किलोवाट का, ये 250 केवीआर यहाँ पर दिया, बट ये देगा, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन रिवर्स होगा। सेम कैपेसिटी का ही मैं कैपेसिटर यूज करता हूं। तो 250 यहां भी है, ये 250 ले रहा है इंडक्टिव लोड और ये 250 केवीआर दे रहा है सोर्स को। यहां भी किलोवाट 1000। जब इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं, तो इसको जो चाहिए केवीआर, वो इस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो ऑलरेडी यहाँ पर सरप्लस है, यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर है। जब इसको जोड़ूंगा तो ये रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ से फुलफिल हो जाएगी। अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो सिर्फ किलोवाट ही बचेंगे यहाँ पर, 1000 किलोवाट। ये इंडक्टिव केवीआर जो ले रहा है सोर्स से और जो यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हमारा सिर्फ किलोवाट रह जाएगा और किलोवाट रहने से पावर फैक्टर यूनिटी आ जाएगा। पावर फैक्टर यूनिटी मतलब 1। अब अगर इंडक्टिव लोड ज्यादा है, सपोज करो यहाँ पर 150 है और यहाँ पर हमारा इंडक्टिव 250 है, कैपेसिटिव 150 है। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तब हमारा 100 केवीआर रह जाएगा। तो इसको लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं इंडक्टिव केस में। जब लोड इंडक्टिव रहता है, इंडक्टिव लोड पे जब पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं तो वहां पर लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। अगर इसका अपोजिट है, यहाँ पर 150 है और यहाँ पर 250 है कैपेसिटिव साइड में, तो ये लीडिंग की तरफ जाएगा, हमारा ये पावर फैक्टर लीडिंग की तरफ जाएगा, 100 केवीआर लीडिंग की तरफ। तो इसको लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। लीडिंग पावर फैक्टर से क्या है कि हमारा जो सिस्टम है हीटिंग होना शुरू हो जाता है, इसलिए पावर फैक्टर को 1 से ज्यादा हमें नहीं करना चाहिए कभी भी। तो जैसा कि हमने बताया, इंडक्टिव लोड के कारण जो पावर फैक्टर हमारा वीक हो जाता है, उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। तो कैपेसिटर बैंक कितने साइज का लगता है, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो जनरली अगर हमारा 1000 केवी का ट्रांसफॉर्मर है तो इसका 25 to 40% हम केवीआर का हम कैपेसिटर बैंक हम इंस्टॉल करेंगे। मतलब 250 केवीआर से 400 केवीआर का 1000 केवी के ट्रांसफॉर्मर के लिए। बट ये कैलकुलेशन कैसे निकलती है, आइए इसको समझते हैं। अगर मेरे को पावर फैक्टर 0.75 चल रहा है, उसको 0.95 तक लाना है
0.75 मेरा पावर फैक्टर है जो काफी वीक है। अब मेरे को इसको इम्प्रूवमेंट करना है 0.95 तक। तो कितना केवीआर कैपेसिटर मेरे को चाहिए इसके लिए, ये कैलकुलेशन हम आपको समझाते हैं। सपोज करो किलोवाट लोड है वो 1000 है, तो ये जो हमारा केवीआर है ये लेंथ है और ये बेस है। जब भी मैं लेंथ को बेस से डिवाइड करता हूं तो ये एज पर राइट एंगल ट्रायंगल जो लेंथ होती है इसको बेस से डिवाइड करते हो, ये tan थीटा आएगी, tan थीटा 1। जो अभी मैं थीटा 1 ले रहा हूँ, ये केवीआर मेरा है 0.75 फैक्टर पे केवीआर 0.75। अब cos थीटा है 0.75, यहां से थीटा मेरे को निकालना है cos इनवर्स 0.75। cos इनवर्स 75 हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। cos इनवर्स 75 आएगा 41.0। अब मेरे को इंप्रूवमेंट करना है 95 तक, 0.75 से 0.95 तक ले जाना है। जो पावर फैक्टर है ये लेके जाना 0.95 तक। यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू आएगी 18.90। अब 0.75 जो पावर फैक्टर है उस पे कितना केवीआर मेरा चल रहा है वो हम निकालते हैं। थीटा 1 मेरा आया 41.40। tan 41.40 की जो वैल्यू रहती है वो है 0.88। 880 केवीआर, मतलब जो केवीआर मेरा यहाँ पर है 880 है। अब मेरे को पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करना है 0.95 तक, 0.75 से। अब ये यहाँ पर केवीआर मेरे को कम लेके आना है। सेम जैसे ऊपर हमने निकाला लेंथ और बेस, tan थीटा 2, थीटा 2 जो है मेरा tan 18.90 है और ये आ जाएगा मेरा 0.33। केवीआर 2 आएगा मेरा 1000 इंटू 0.330। अब पहले मेरा केवीआर था 880 और अब आया मेरा 330। तो यहां से यहां तक लाने के लिए ये जो केवीआर मेरे को चाहिए वो रहेगा केवीआर 1 माइनस केवीआर 2। 880 माइनस 330, लगभग 550 केवीआर ये रहेगा। तो जो फार्मूला यहाँ पर आया, जो केवीआर मेरे को चाहिए वो किलोवाट tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। मतलब पहले जो पावर फैक्टर है उससे जो एंगल आएगा और जहां तक मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है वहां का जो एंगल आएगा उससे मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ कि कैपेसिटर बैंक किस साइज का मेरे को चाहिए। अब कैपेसिटर बैंक को जो कंट्रोल करने के लिए एपीएफसीआर
रिले लगाते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल रिले, उसका वायरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये बस बार है RYB और न्यूट्रल फेस की, ये मेन MCCB में आती है। ये हमारी मेन MCCB है। यहाँ से जितने भी मेरे कैपेसिटर बैंक है सबके लिए अलग अलग से MCB जाएगी। मैं एक ही कैपेसिटर बैंक ले रहा हूँ, ये पहले कैपेसिटर बैंक के लिए कैपेसिटर बैंक 1, मेरे 12 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, एक के लिए मैं समझाऊंगा। ये सबसे पहले MCB से 3 फेस गए, ऐसे ऐसे ये 10 है मेरे कैपेसिटर बैंक या 12 है, उन सब के लिए अलग अलग से सप्लाई चली जाएगी। MCB में आएगी, उसके बाद ये कॉन्टेक्टर में आएगी, कॉन्टेक्टर के बाद ये कैपेसिटर में चली जाएगी। अब यहाँ पर दो तरीके से ऑपरेशन होता है, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल। सबसे पहले मैनुअल ऑपरेशन को समझते हैं कि मैनुअल में कैसे होता है। ये सबसे पहले सिलेक्टर स्विच लगाऊंगा। सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट में आएगी, सिलेक्टर स्विच से इनपुट एक आएगी और आउटपुट 2 चल जाएगी, एक मैनुअल के लिए और एक ऑटो मोड के लिए। मैनुअल में सबसे पहले स्टॉप पुश बटन लगाते हैं, जैसे ड्यूअल स्टार्टर में लगाते हैं, फिर स्टार्ट पुश बटन लगाएंगे और स्टार्ट पुश बटन से ये कॉइल में सप्लाई दे देंगे। जैसे स्टार्ट पुश बटन को ऑन करूंगा तो ये कॉइल ऑन हो जाएगी और नीचे से ये हमारा न्यूट्रल इसमें आ जाएगा। तो ये जस्ट लाइक ड्यूअल स्टार्टर की तरह है, स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, और इसके पैरेलल में ये इस कॉन्टेक्टर का एनो लगा देते हैं ताकि ये पुश बटन पीछे आता है तो यहाँ से सप्लाई ये कॉन्टेक्टर होल्ड करने के लिए हम इसको लगाते हैं। तो ये तो मैनुअल ऑपरेशन हुआ, बट हम जब पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं तो हम कैपेसिटर को हमेशा ऑटो में चलाते हैं। अब ऑटो मोड को समझते हैं। ऑटो मोड के लिए हमारा सबसे पहले डीजी के साथ इंटरलॉकिंग करते हैं, क्योंकि जब डीजी चलेगा तो हमारा कैपेसिटर पैनल ऑन नहीं होगा ऑटो में। तो डीजी का एनसी लेंगे, अगर डीजी ऑफ है तो एनसी रहेगा, जैसे डीजी ऑन हो जाता है तो ये एनओ बन जाएगा और सप्लाई ऑटो मोड में आगे नहीं जाएगी। ये हमारी APFCR रिले रहती है। सबसे पहले इसको फेस और न्यूट्रल देते हैं इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए, इसको ऑन करने के लिए। फिर इसको सीटी के थ्रू करंट मेजरमेंट के लिए करंट की सप्लाई देते हैं, और यहाँ पर ये वोल्टेज मेजरमेंट के लिए फेस और न्यूट्रल देते हैं। आर फेस से सीटी से हमने ये करंट मेजरमेंट के लिए थ्रू सीटी करंट लिया और इसी फेस से ये हमने वोल्टेज ले ली। वोल्टेज और करंट, जो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में फेस डिस्प्लेसमेंट रहता है, पावर फैक्टर जो रहता है वो मेजरमेंट करने के लिए ये यहाँ पर रहती है। अब जितने भी कैपेसिटर बैंक हमारे लगेंगे उतनी ही रिलेस में लगी रहती है। अब सोच करो, ये 1 2 12 है तो 12, 16 कैपेसिटर बैंक है तो 16 के लिए ये लगेगी। 16 स्टेज का है या 12 स्टेज का है, ये यहाँ पर उतनी लगेगी। ये यहाँ से फेस ये आएगा और यहाँ से सीधा ये कॉइल में जाएगा। तो यहाँ पर जो APFCR में सेटिंग हम करते हैं, यहाँ पर APFCR रिले में हमें अलग अलग स्टेज की सेटिंग करनी पड़ती है कि एक स्टेज के लिए ये कैपेसिटर बैंक है किस साइज का है, दूसरी स्टेज पे किस साइज का है। तो अकॉर्डिंगली APFCR रिले हमारा कॉइल को ऑन करा देती है। तो मैनुअल में ये स्टार्ट और स्टॉप बटन से ऑन होता है और ऑटो में ये सीधा ऑटो में ऑन हो जाएगा। Thanks for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel.